हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज का जो स्पेशल सेशन है स्टूडेंट्स, वो है फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर के। मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि हमारा टेलीग्राम चैनल है @PWOnlyIAS_practice group। आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ग्रुप में देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट वाइज हम आपके लिए यहां पर सुबह मॉर्निंग में सेंड कर देते हैं और स्टूडेंट्स आपको पूरा टाइम मिलता है कि आप इन क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करें और अपने आंसर कॉपीज को भी वहां सबमिट करें। स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये आप लोगों के लिए है जो भी स्टूडेंट्स 2025 मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं या वो सारे स्टूडेंट्स जो 26 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, 27 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दिस प्रैक्टिस ग्रुप इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि एक कंप्लीट एथिक्स की 2025 के मेंस के रिस्पेक्ट में ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इसको आप स्टूडेंट्स रेफर करिए, इस वीडियो को देखिए एक बार। यहां हमने डिटेल में जो क्विक रिवीजन हो सकता है वो अच्छे से सिलेबस वाइज कवर किया है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रैक्टिस ग्रुप पर जाकर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे थ्योरी बेस्ड सेक्शन ए के और एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चंस मुझे अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला क्वेश्चन जिसका शॉर्ट में डिस्कशन अगर हम करें तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन एथिक्स के पेपर में सेक्शन ए में 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। यह बात आपको ऑलरेडी पता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यह आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। यहां पर रोल ऑफ फैमिली के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। क्वेश्चन है हाईलाइट द पाइवटल रोल of family structures in the inculcation of moral values during the formative years of an individual। ये formative years कौन से होते हैं? ये बच्चे की growing age की बात होती है जहां वो moral values अपनी family से सीखता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में जाओ, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है, एक पार्ट इसका पढ़ा है जहां पर आपको हाईलाइट करना है पाइवटल रोल ऑफ दी फैमिली स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप शॉर्ट में बताएं कि फैमिली का रोल क्या है, और उससे भी पहले अगर आप चाहें तो एक लाइन में यह भी बता सकते हैं कि फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक बच्चे के लिए मुझे बताओ फैमिली क्या है? ये सबसे पहली एजेंसी तो है जहां बच्चा सोशलाइज करता है। इस तरीके की लैंग्वेज को थोड़ा यूज करें, इंट्रोडक्शन आपका काफी अच्छा रहेगा। आप फैमिली के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन भी दे सकते हो कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां कॉमन बिलीव्स, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन जो है कल्चर, कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। और ये एक तरीके से ट्रेडिशंस को भी प्रीवियस जनरेशन की अगले आने वाली जनरेशन को भी कहीं ना कहीं हम जो है वैल्यूज को फॉरवर्ड करते हैं, तो वो फैमिली होता है। फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की फॉर्मेटिव ईयर्स में। आप इसको लेकर के भी इंट्रोडक्शन बना सकते हैं जहां आप वैल्यूज पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो वैल्यूज आप आगे अपने आंसर में शो अप करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज के साथ इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं टॉपिक का। अगला पार्ट देखो, हाउ चेंजेस इन दी मॉडर्न फैमिली डायनामिक्स माइट अफेक्ट द एथिकल फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यहां पर आपको जो फैमिली स्ट्रक्चर बदल रहा है, वैल्यूज बदल रही हैं, उस पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद आप रोल ऑफ द फैमिली बता दीजिए फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर है, उसमें डायनामिक जो नेचर है इस वाले पार्ट को आप शो करिए। दोनों के रिस्पेक्ट में 5-5 पॉइंट या 4 पॉइंट भी अगर आप देते हैं और 3 एग्जाम्पल ऊपर और 2 नीचे, इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा 150 वर्ड्स पे नहीं कर सकते। एज टीचर्स हो सकता है कि बोला जाए ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं रियलिटी यही है कि एग्जाम टाइम में 6 मिनट 7 मिनट में आप बहुत ज्यादा कुछ फैंसी नहीं कर सकते। मैं इसके आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूं जल्दी से कि जब आप रोल ऑफ फैमिली की बात कर रहे हो तो देखो, रोल ऑफ फैमिली में सबसे पहली बात तो रोल मॉडल की बात आती है। भाई बच्चा सीखता किससे है? मॉडलिंग जिसे हम कह रहे हैं वो उसके लिए तो पेरेंट्स ही है ना। रोल मॉडल कौन है बच्चे के लिए? पेरेंट्स ही है। तो सारी वैल्यूज वो बच्चा पेरेंट्स से ही सीखेगा। पेरेंट्स को जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा वो करेगा। दूसरा, बच्चा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेगा।
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अगर बच्चा घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस वो क्या कर सकता है, उसके लिए वायलेंस होना घर में एक आम बात हो जाएगी, एक नॉर्मल बात हो जाएगी। और हो सकता है आगे अपनी फैमिली भी जब वो बच्चे की हो, एक अगर बॉय है उसकी अपनी फैमिली होती है, तो वो भी अपनी वाइफ पे हो सकता है हाथ उठाए, डोमेस्टिक वायलेंस करे। ये एब्यूसिव लैंग्वेज। और भी एग्जांपल है, एब्यूसिव लैंग्वेज है। मेरे ख्याल से बैड हैबिट्स के रिस्पेक्ट में भी आप बोल सकते हो कि भाई स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। कभी कभी फैमिली मेंबर्स को देख करके ही बच्चा सीख जाता है, झूठ बोलना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली मदर के साथ, जो उसका एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। या जब मैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूं, तो मैं पेरेंटिंग स्टाइल की भी बात कर रहा हूं। और ये पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल डिफाइन करता है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग फॉर्मेटिव ईयर्स में कैसी होगी। जैसे कि इसमें आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कोट कर सकते थे स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंट हैरी हार्लो का। हैरी हार्लो का ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने मंकीज के ऊपर किया, और बेसिकली इस थ्योरी को हम कहते हैं कॉन्टेक्ट कंफर्ट थ्योरी। कॉन्टेक्ट कंफर्ट थ्योरी, ये कॉन्टेक्ट कंफर्ट थ्योरी बताती है कि एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इमोशनल सपोर्ट। मतलब एक्सपेरिमेंट अब मैं शॉर्ट में बताया तो आपको, एक मंकी है, उसका बेसिकली ये मंकी का जो किड है, चाइल्ड है, बच्चा है मंकी का, वो उसको हार्लो ने क्या काम किया, दो तरीके की मदर सामने रखी, एक क्लॉथ की बनी हुई और एक वायर की बनी हुई। अब ये मदर्स दोनों आर्टिफिशियल मदर्स है बंदर के रिस्पेक्ट में, और ये जो वायर वाली मदर है इसके साथ उसने क्या रख दिया, फूड रख दिया। तो उसने बच्चे को ऑब्जर्व किया, मंकी के बच्चे को ऑब्जर्व किया कि वो जब भी उसको भूख लगती है तो वो इस वाली मदर के पास जाता है खाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना वो कहां स्पेंड करता है, जो बच्चा है, बंदर का बच्चा है, वो मैक्सिमम टाइम क्लॉथ वाली मदर के साथ स्पेंड करता है। इसका मतलब इमोशनल सपोर्ट जो है, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन टू जो बच्चे की फिजियोलॉजिकल नीड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन एक बार वो फिजियोलॉजिकल नीड, भूख अगर एक बार, पानी एक बार मिल जाए, तो उसको इमोशनल सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में। और ये चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, डेफिनेटली फैमिली का रोल यहां से निकल करके आता है। फैमिली और भी बहुत सारी वैल्यूज दे सकती है। जैसे कि आप कह सकते हो भाई फैमिली जो होती है, बच्चे को कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज दे सकती हैं। आप इसे एज एन एग्जांपल एग्जाम में कोट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो है कहीं ना कहीं बच्चे को एनकरेज करा जा सकता है, एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ किड। एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाया जा सकता है, वो पेरेंट्स ही है, फैमिली ही है जो ये काम करती है। अब इसमें आप एल्डर्स ला सकते हो भाई, इसमें घर के जो इमीडिएट ही नहीं, जो डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स का आप एग्जांपल दे सकते हो। सो ऑल दोज थिंग्स यू कुड हैव रिटन, राइट। बेसिक पॉइंट्स है, डन। चलो अब आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला पार्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन इवैल्यूएट द हाउ द चेंजेस इन द मॉडर्न फैमिली डायनामिक्स माइट अफेक्ट द एथिकल फाउंडेशंस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब देखो चेंजेस जो हो रहे हैं उससे इंपैक्ट क्या आएगा, जो चेंजेस हैं उसके इंपैक्ट की अगर हम बात करें, चेंज कर लेते हैं पेन कलर। चेंजेस और उसके इंपैक्ट की बात करते हैं। तो चेंजेस क्या है, आज हमारा जो फैमिली सिस्टम्स है, वो जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज होती हैं उससे चेंज करके हम न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर बढ़ गए। और अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियर फैमिली से भी आगे हम इंडिविजुअलिज्म पर जा चुके हैं। ये डेफिनेटली चेंज हो रहा है
हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वही चेंज हो रहा है। हमारे जो इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली ही नहीं है, जो बच्चा दादा से सीखता है, चाचा से सीखता है, घर में जो है एल्डर से सीखता है, कजन से सीखता है, वो वाला पार्ट मिसिंग है। फिर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है। अब टेक्नोलॉजी ने जैसे कि कहीं ना कहीं जो मदर है, पेरेंट्स हैं, उनकी जगह ले ली है। अब बच्चे को खाना अगर खाना है तो वो गोदी में बच्चे पेरेंट्स की बैठ करके नहीं खाता, वो बल्कि टीवी देख करके, मोबाइल फोन देख करके खाना खाना चाहता है। तो ये जो एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो हो चुका है बच्चा, अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसको ड्राइव कर रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक एस्पेक्ट और है कि बच्चा जो है डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यूज के साथ उसका क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है। अब एक तरफ फैमिली को पेरेंट्स सिखा रहे हैं, भाई पेरेंट्स बच्चे को सिखा रहे हैं कलेक्टिविज्म, लेकिन वहीं क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो बच्चा जो है इंडिविजुअलिज्म सीख रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फैमिली की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूल करके मॉडर्न वैल्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। और चाहे तो आप इसको एक फोर्थ पॉइंट बना लीजिए कि भाई न्यू सेट ऑफ मॉडर्न वैल्यूज कहीं ना कहीं आ गई हैं, और ये नई सेट ऑफ मॉडर्न वैल्यूज जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। क्लियर? तो ये रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है। ऐसे सिंपल एग्जांपल्स आप लिखो, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ लेकर के आया हूं, ये बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये आपको मॉडल आंसर्स में भी मिल जाएंगे बच्चे एग्जांपल्स। जैसे कि एग्जांपल सुधा मूर्ति जी का है। अब सुधा मूर्ति जी ने इंस्पायर किया अपने बच्चे को कि वो जो अपने पैसे हैं, वो पैसे जो उसको बर्थडे पार्टी के लिए बच्चे को दिए हैं, उस पे पार्टी पर खर्च ना करके अपने बच्चे, अपना जो बच्चा जो उनका है वो बर्थडे पार्टी में अपने पैसे को खर्च ना करके क्यों ना वो अपने जो ड्राइवर सन है उसकी एजुकेशन में पैसे को दे दे। एक छोटी सी स्टोरी भी है इसमें। तो ये बताता है कि बच्चे के अंदर जो वैल्यू है एम्पैथी की, बच्चे के अंदर जो वैल्यू है कंपैशन की, ये वैल्यूज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी। दूसरा एग्जांपल देखो, ये जीजा माता जी का एग्जांपल है कि कैसे स्टोरीज सुना करके राम जी की, कृष्ण जी की, उन्होंने छत्रपति शिवाजी जी के अंदर मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट किया। अब डेफिनेटली जो आपने पीछे पॉइंट्स लिखे हैं उनमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे पंचतंत्र स्टोरीज हैं, जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, इन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर के, राजा रानी की कहानियां जैसे होती हैं, तो इन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर के बच्चे के अंदर ये डेवलप हो सकता है कि ब्रेवरी एज अ वैल्यू, मॉरल वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी एज अ वैल्यू, ये डेवलप हो जाती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है भुवनेश्वरी देवी, स्वामी विवेकानंद जी की मदर। इनका एग्जाम्पल देखिए, स्टेडफास्ट सपोर्ट डीपली शेप्ड विवेकानंद स्पिरिचुअलिटी एंड कमिटमेंट टू सर्विस। तो ये क्या है, ह्यूमैनिटी के रिस्पेक्ट में जो सर्विस है, ह्यूमैनिटी के रिस्पेक्ट में विवेकानंद जी की जो सर्विस वाला जो एक हम कह सकते हैं वैल्यू डेवलप हुआ, वो अपने मदर की वजह से वो वैल्यूज डेवलप हुई। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल में और बताता हूं आपको, आप चाहें तो एग्जाम्पल यहां गांधी जी का भी लिख सकते हैं। अगर हम बोले गांधी जी के अंदर वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस है, अगर हम देखें गांधी जी ट्रुथ में बिलीव करते हैं, तो ये वैल्यूज उनके अंदर कहां से आई? कहते हैं ये वैल्यू उनको उनकी मदर से मिली, और बेसिकली उनकी मदर जो है जैनिज्म को फॉलो करती थी। तो ये जो वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज इनफैक्ट जैनिज्म से गांधी जी के अंदर डेवलप हुई। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज अ रोल मॉडल फॉर बेसिकली द इनकलकेटिंग द वैल्यूज इन अ चाइल्ड, ये इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपका डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पीपल में हियर योर वर्ड्स बट दे फील योर एटीट्यूड। एक होता है आपका बिहेवियर और एक होता है आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है आपकी लाइकिंग या फिर आपकी डिसलाइकिंग। ये आपकी लाइकिंग को बताता है या आपकी डिसलाइकिंग को बताता है,
और ये लोग देख नहीं सकते। लोग अगर आपका एटीट्यूड देखना चाहें तो वो आपके बिहेवियर से ही दिख सकता है, एटीट्यूड शो नहीं हो सकता। एटीट्यूड बिहेवियर के थ्रू शो होगा, एक्शन के थ्रू शो होगा। तो ये आपकी चीजों को लेकर के क्या लाइकिंग है टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, पूरी डेफिनेशन टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कोई आइडिया हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। तो अब आपको यहां पर ये तो फ्रेज दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट्स एंड बिहेवियर। एटीट्यूड का जो इंपैक्ट है, एटीट्यूड का क्या इंपैक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है ऑन थॉट्स एंड ऑन बिहेवियर, इस वाले एस्पेक्ट को आपको टच करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, या तो आप थॉट्स को लेकर के एक अलग हेडिंग बनाएं और अपने 4 पॉइंट दे दीजिए, फिर बिहेवियर को लेकर के एक हेडिंग बनाएं, एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, और 4 पॉइंट दे दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों को जनरल एक साथ लिखें और 5 से 6 पॉइंट दें और 3 एग्जाम्पल दें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने अगर पहले इंट्रोडक्शन में एटीट्यूड के बारे में बताया, एटीट्यूड के बारे में बता करके डेफिनेशन देकर के, ये मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन है। लेकिन इसमें बेसिकली क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप एटीट्यूड और बिहेवियर का कोरिलेशन एस्टैब्लिश करें। मैंने आपको हमेशा बोला है, टर्म को समझने के बाद उन दोनों के बीच का कोरिलेशन आप जरूर समझें स्टूडेंट्स। कोरिलेशन एस्टैब्लिश जैसे आप करेंगे तो वो आपका इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जैसे कि एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और बिहेवियर एटीट्यूड को करता है, वाइस वर्सा है ये दोनों। और आप यहाँ पे एटीट्यूड एक्शन की फॉर्म में बिहेवियर को इंपैक्ट करती है, इसके कुछ पॉइंट्स आप कॉमन लगा करके इंट्रोडक्शन में लिखिए, जो आप चाहें तो बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हैं। बट टू बी सेफेस्ट, बिहेवियर और एटीट्यूड को डिफाइन करके भी कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, वो सेफेस्ट तरीका भी है। अब देखिए पहला पॉइंट, पहली हेडिंग, कैसे यहां पर एटीट्यूड जो है, रोल ऑफ एटीट्यूड, पूरा लिख लीजिए, एटीट्यूड इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, या पहले थॉट्स ले लेते हैं, पहले हम थॉट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, आप अच्छा साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग सिंपल बनाई भाई, एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस थॉट्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं स्टूडेंट्स, रोल ऑफ एटीट्यूड इन इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई एटीट्यूड जो होता है, आपके जो परसेप्शन है उसको बनाने में रोल प्ले करता है। तो इट प्लेज अ रोल इन एटीट्यूड परसेप्शन। तो ये आपके थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, एटीट्यूड परसेप्शन जो है आपका, या फॉर्मेशन ऑफ जो पर्टिकुलर थॉट्स हैं आपके, उसको बनाने में रोल प्ले करता है। इनफैक्ट सेकंड पॉइंट आप देखिए, प्रोसेसिंग, ये रोल प्ले करता है आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप होने में भी। आपका जिस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आपका हो सकता है 2 तरीके का एक सोचने का तरीका बन जाए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन ऑप्टिमिस्टिक प्रोसेसिंग करेगा अपने थॉट्स की। और कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आपके थॉट्स को, भैया आप पॉजिटिव सोचोगे। अगर कोई पर्सन नेगेटिव सोच का है, अगर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस का है, तो भाई उसकी प्रोसेसिंग भी फिर पेसिमिस्टिक होगी, पेसिमिज्म की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। ये हो गए आपके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें है कि ये हेल्प कर सकता है आपके बिलीफ फॉर्मेशन में। बिलीफ फॉर्मेशन, जिस तरीके के भी आपके बिलीव्स हैं उसको बनाने में भी रोल प्ले कर सकता है। और 4th पॉइंट अगर आप देखें तो 4th पॉइंट होगा यहां, सेलेक्टिव अटेंशन में भी रोल प्ले कर सकता है। सेलेक्टिव अटेंशन। तो आपके जो थॉट्स हैं वो कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आपके एटीट्यूड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो एटीट्यूड आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे ग्रेटा थनबर्ग का एग्जांपल है। अब ग्रेटा थनबर्ग का वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है एनवायरनमेंट को लेकर के। जब वो एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग है एनवायरनमेंट को लेकर के, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातें वो करेंगे कि नहीं करेंगी? करेंगे। दूसरा देखिए बिल गेट्स का एग्जांपल है। बिल गेट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इनोवेशन है,
तो भाई कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो उनका इनोवेशन जो सोच है, तो वो बिलीव कहीं ना कहीं उनके अंदर लेकर आएगा कि वो और भी ज्यादा नई से नई जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में यूज करें, बनाए उसको। दो एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई आपका एटीट्यूड जो होता है वो आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब बिहेवियर के रिस्पेक्ट में आप 2-4 पॉइंट बना लीजिए। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा आपके बिहेवियर को? इसमें रोल प्ले कर सकता है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी में। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसमें आप देखिए कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। क्या मतलब होता है इसका? भाई आपका जो थॉट है उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपका जो बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इनफैक्ट आपको ये मोटिवेट भी करेगा, आपके अंदर मोटिवेशन भी लेकर के आएगा कि अपना बिहेवियर आप बार बार दोहराओ, क्योंकि एक बार एक बिहेवियर आप शो कर चुके हो और क्योंकि वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ चुका है, तो आपको लगेगा वो बिहेवियर आपको बार बार करना चाहिए। तो आप अपने बिहेवियर को लेकर के, अपने थॉट को लेकर के क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, बार बार उस बिहेवियर को शो करना चाहेंगे। फिर आप परसिस्टेंट है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, परसिस्टेंट इन योर बिहेवियर। परसिस्टेंट इन योर बिहेवियर, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहां पर यह हो सकता है कि भाई आप सिचुएशंस को लेकर के क्या हो जाएंगे? अडेप्टिव हो जाएंगे। अडेप्टेशन, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी टू सिचुएशंस। यू विल बी वेरी वेरी अडेप्टेबल टू द सिचुएशंस। तो आपके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? इन रीजन से, इन वजहों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। यू कैन रेफर टू दीज एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, और ये आपका 150 वर्ड हो जाएगा। इजी है, ठीक है। कीप थिंग सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजों को। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम तभी दिक्कत होती है। चीजें सिंपल सिंपल रखिए, एक एक लाइन अपने बारे में बताइए, जो ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में बताइए और अपना एग्जांपल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शुड इंटीग्रिटी बी ए नॉन नेगोशिएबल ट्रेट फॉर अ सिविल सर्वेंट? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहां पर आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी ही बताना है बस। इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी बताना है, और इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मतलब मुझे नहीं लगता मुझे बताने की भी जरूरत है। इसका इंट्रो बहुत सिंपल है, आपको डेफिनेटली इंटीग्रिटी जो वैल्यू है उसको डिफाइन करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। इनफैक्ट आप चाहो तो इसमें छोटा सा डायग्राम भी दे सकते हो इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में। अगला पार्ट है इलस्ट्रेट हाउ इंटीग्रिटी इंपैक्ट्स द पब्लिक ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। दोनों ही क्वेश्चन आप देखो ना, शुड इट बी अ नॉन नेगोशिएबल ट्रेट? आंसर इज यस। तो कौन सी ट्रेट्स होती हैं उस पर्सन के अंदर जो इंटीग्रिटी वाला पर्सन होता है वो बता दो, और हाउ द इंटीग्रिटी इंपैक्ट्स द पब्लिक ट्रस्ट। तो यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में ही ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के बारे में आपको बातें लिखनी थी। घुमा फिरा करके क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रिटी पर ही है, बिलीव मी। अगर मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बोलता हूं यहां पर कि क्या ट्रेड्स हो सकती है किसी इंडिविजुअल के अंदर जिसके अंदर इंटीग्रिटी है, आप ही बताओ। वो पर्सन क्या ओपननेस में बिलीव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या वो पर्सन ऑनेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो पर्सन क्रेडिबल सोर्स नहीं होगा? फॉर एनी इन्फो? बिल्कुल होगा। क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है? बिल्कुल कंसिस्टेंट है। प्रेडिक्टेबल है। आपको पता होगा जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है उसको एग्जैक्टली क्या करना है, और वो जितनी बार उससे सेम क्वेश्चन पूछोगे वो वही एक्शन करेगा। अगर वो राइट है तो वो हमेशा राइट डिसीजन ही लेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और आप क्या उस पर भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल भरोसा कर सकते हो उस पर्सन पर। इनफैक्ट उस पर्सन के अंदर हम कह सकते हैं एम्पैथी एंड कंपैशन जैसी वैल्यूज भी होंगी, और ये पर्सन रिस्पेक्टेड भी होगा। इस पर्सन के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट भी होगी। अब जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या पब्लिक, सिविल सर्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना, पब्लिक की बात करें, पब्लिक ट्रस्ट की, और क्या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, इस पर फर्क पड़ेगा? भाई पूरा पूरा फर्क पड़ेगा।
पूरा पूरा फर्क पड़ेगा। इसके तो पॉइंट बहुत सिंपल है, क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाएगा। इसमें आप देखिए कि वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, इंटीग्रिटी अगर आपके अंदर है। आप क्या करेंगे, पब्लिक के साथ एक गुड रेपुटेशन बना सकते हैं। आप पब्लिक का भरोसा जीत करके, अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन अपना ट्रस्ट जीत सकती है। इंस्टीट्यूशन पब्लिक के साथ जो है कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्डिंग में एस्टैब्लिश कर सकती है, रिलेशन बिल्डिंग। सिंपल सोचिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए कुछ चीजों को। रिलेशनशिप बिल्डिंग में रोल प्ले हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो सकते हैं। पब्लिक की जब हम बात करें तो पब्लिक के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे। पार्टिसिपेटरी, वो पर्सन इनफैक्ट अकाउंटेबल भी होगा, तो सिस्टम की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज्यादा होगी तो लोगों का ट्रस्ट उस हिसाब से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट सिस्टम का आप कह सकते हो सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाएगा, सिस्टम का एक्सीलेंस लेवल पे पहुंचेगा सिस्टम, तो इफेक्टिव होगा, इकोनॉमिक होगा, एक्सीलेंस आएगा सिस्टम के अंदर। ये सारे पॉइंट्स आप यहां पर लिख सकते हो। आप मुझसे पूछोगे सर इसमें एग्जांपल्स क्या लिखे, देखिए बच्चों अच्छे एग्जांपल्स लिखिए। आपके मॉडल आंसर्स में भी कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के ही लाया हूं लिटरली, एक लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जांपल। भाई उन्होंने एक्सपेंसिव साड़ीज वगैरह का गिफ्ट जो है रिफ्यूज कर दिया था जब वो टेक्सटाइल मिल में अपना जो है गए थे। एथिकल स्टैंडर्ड शो करता है ये कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि विजिट करी तो इसका मतलब वहां से 4-5 चीजें अपने घर वालों के लिए उठा के ले आओ, तो ये शो करता है कि पर्सन इज ऑफ इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल्स आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का दीजिए, एग्जाम्पल आप सतीश धवन जी का दीजिए, प्रणब मुखर्जी जी का एग्जाम्पल दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपार्ट फ्रॉम, लेकिन अब क्या है ना, यहां पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप इलस्ट्रेट करें सिविल सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो एक तो चलो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में आपने लिखा एग्जाम्पल, लेकिन मैं चाहूंगा आप आईएएस पीसीएस जो है उनके एग्जाम्पल को कोट करें। जैसे कि एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर अमृत जी का एग्जाम्पल है, पर्टिकुलरली इज वेल नोन फॉर हिज डिसाइसिव गेट इट डन नाउ अप्रोच। जो एटीट्यूड है ये पब्लिक कंप्लेंट्स को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए, तो अगर एटीट्यूड में ही है कि चीजें ठीक से मतलब चेंज होनी चाहिए, तो ये वाला एस्पेक्ट यहां पर देखो। दूसरा मिस्टर एस.आर. शंकरन जी का एग्जांपल है, लेड टू द एबॉलिशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर। फिर शिवदीप जी का एग्जांपल है, वर्क टुवर्ड्स द वुमेन सेफ्टी एंड इज बीन वेरी इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल। गिव सम यूनिक एग्जांपल्स। मैं आपको बेटा एडवाइस करूंगा, आई विल गिव यू द एडवाइस कि आप प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं क्या वो सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ नए एग्जांपल्स भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाएं। सर ये एग्जांपल्स हमें कहां से मिलेंगे, देखो सिविल सर्विसेज डे होता है एक, सिविल सर्विसेज डे, और ये 21 अप्रैल का जो है, और इस डे पर बहुत सारे अवार्ड्स, एक्सेलेंस अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं चाहूंगा कि इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं वो किस काम के लिए मिले हैं, किसको मिले हैं, ये एक लिस्ट आप प्रिपेयर करें। ऐसे तो 16 अवार्ड दिए गए हैं इस 2025 का, अगर मैं एग्जांपल लूं 2025 में देयर आर 16 अवार्ड्स दैट हैव बीन गिवन। आप एटलीस्ट 5 तो याद करो, कम से कम नए एग्जांपल्स तो एग्जाम में कोट करो। वही 4-5 एग्जांपल एग्जाम में कोट मत करो, और वही सिंपल एकदम सबके, आपका आंसर डिफरेंट कैसे होगा सामने वाले से। एंश्योर यू डू दिस। इनफैक्ट आप 25 ही क्यों, आप 2023 के भी कुछ 5-6 एग्जांपल्स याद करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के। इट इज द की टू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो अगेन आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट को ही समझाना था। ईआई जो है, अगर इसके कंपोनेंट्स को लेकर के बात करें तो यस देयर इज सेल्फ अवेयरनेस, राइट, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, और आपका लास्ट पॉइंट हुआ सोशल स्किल्स का। इन्हीं पॉइंट्स को आपको टच करना था जो कि अपने आप में कंपोनेंट्स ऑफ ईआईबी हैं। और ये एक इजी क्वेश्चन है जहां स्टूडेंट्स डेनियल गोलेमैन को कोट कर सकते हैं।
अब ये बताने के बाद आपका जो एस्पेक्ट है की टू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आपको जो एग्जांपल्स देने हैं इसमें वो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों के रिस्पेक्ट पे देने हैं। तो सब्सटेंशिएट योर व्यू है कि इज की टू बोथ, आंसर इज यस, ऑब्वियसली इट इज की टू योर बोथ पर्सनल सक्सेस एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगर इस पार्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आप पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर कैसे आपको ईआई मदद करेगा, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। मैंने तो लाइन बना के लिखा है, लेकिन एग्जाम में आप चाहें तो सेपरेट हेडिंग्स भी दे सकते हैं। पॉइंट वाइज मैनर में देखें तो प्रोफेशन में क्या आएगा, प्रोफेशन में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशन में अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, आप कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एनहेंस हो जाएगा। भाई टीम वर्किंग एबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। आप जो है टॉलरेंस आपके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर एक आप एथिकल लीडर की अगर हम बात करें, एथिकल लीडर, तो लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीडरशिप के अंदर एम्पैथी एज अ वैल्यू हो और अपने टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम को समझने की कैपेसिटी हो। मैंने सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स यहां भी आ सकते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल लेवल पे बात करते हो तो आप रिलेशनशिप्स की बात करते हो, तो आप कह सकते हो डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो घर हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। फिर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स बिल्कुल होगा, क्योंकि आप उनको समझोगे। अगर आप उनको समझोगे, इमोशंस आपके भी हैं, दूसरे के भी हैं, और कन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं, आप सामने वाले को समझोगे भी। फिर इसमें मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप जो है बायस्ड नहीं होंगे, आपके अंदर बायसनेस नहीं आएगी, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। प्रोफेशनल लेवल पर आप डिसीजन मेकिंग ना लिख करके पॉलिसी मेकिंग लिख सकते हो भाई, ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि पॉलिसी मेकिंग में आपके अंदर बायसनेस नहीं होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। और मैं कह रहा हूं पर्सनल लेवल पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे लोगों के बीच में। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, सिंपल पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट, आप एग्जाम में लिखिए। कुछ देखिए एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आया, ये एग्जाम्पल आपके प्रोफेशन में आ जाएंगे। जैसे सत्य नडेला जी का एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोसॉफ्ट बाय एम्फेसाइजिंग on empathy and collaboration and innovation, showcasing how EI can lead to the organizational success। तो ये पब्लिक इनफैक्ट प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में आपका बड़ा अच्छा एग्जांपल। अगला एग्जांपल बैरक ओबामा का है, एम्पैथेटिक रिस्पांस फॉलोइंग द 2012 सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल शूटिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एग्जांपल जब तक आप कॉन्शियस माइंड के साथ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बेटा याद नहीं आएगा। और यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं। एडवाइस है मेरी कि इन एग्जांपल्स को अपने नोट करिए। अभी आपने एम्पैथी के रिस्पेक्ट में लिखा, हमने एम्पैथी को ईआई के रिस्पेक्ट में लिख दिया, तो एम्पैथी पे क्वेश्चन आता तब भी बैठता क्या? बिल्कुल बैठता। क्या ये लीडरशिप रिस्पॉन्स नहीं है? बिल्कुल है। एम्पैथेटिक होना लीडरशिप वाला क्वेश्चन आता तब भी आता। क्या ये पब्लिक रिलेशनशिप और प्राइवेट रिलेशनशिप वाला जो आपका टॉपिक है वहां पर एग्जाम्पल फिट होता है? वहां भी फिट होता। तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर किया तो वो आप सिर्फ एक ही जगह लिख सकते हो, आप इसे मल्टीपल जगह भी लिख सकते हो। देन एक एग्जाम्पल आपका जो है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो एक लीडर का एग्जाम्पल है, जसिंदा जो पर्टिकुलर लीडर है, एम्पैथेटिक लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड स्ट्रेंथन हर रिलेशनशिप विद द पब्लिक। जब आप प्रोफेशनल लेवल पर देखें और आप इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे तो आप पब्लिक के साथ जो आपके रिलेशन है वो एनहेंस होंगे। जनरल पॉइंट अगेन, बट गुड एग्जाम्पल दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर अदर कैंडिडेट्स हु आर कंपीटिंग विद यू। सिंपल लाइन में बोले तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस आर टाइनी मैटर्स कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस।
अब जब जो आप बोलोगे बिहाइंड अस, तो बिहाइंड अस का मतलब क्या हो गया? पास्ट। एंड व्हाट लाइज बिफोर अस, बिफोर अस का मतलब हो गया फ्यूचर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर फिर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है व्हाट लाइज विद इन अस, जो एक प्रेजेंट है हमारा, उस प्रेजेंट में हमारे अंदर हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है, फोकस हमें उस पर करना चाहिए। अगर हमारा प्रेजेंट में हमने अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करा तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा और प्रेजेंट में हम अपने इनर स्ट्रेंथ पर हैं तो आपका पास्ट भी अच्छा होगा। ये सिंपल कोटेशन जो रैल्फ वाल्डो एमर्सन की कोटेशन है, तो ये बहुत ही सिंपल कोटेशन है, लेकिन देखो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है बच्चों। जनरली बच्चे इसमें प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने लिख कर ही ले आया हूं। ध्यान से देखो इसका इंट्रोडक्शन, आप ऐसे आराम से, जो वर्ड्स वही है, इनर स्ट्रेंथ वाला वर्ड वही यूज करना है, पास्ट इवेंट, फ्यूचर इवेंट, जो वर्ड्स है, की टर्म्स वही है, लेकिन लिखने का तरीका देखो। द कोट हाईलाइट्स दैट इनर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर आउटवे, पूरी तरीके से हावी है, डोमिनेट करेंगे आपके पास्ट इवेंट्स और आपके फ्यूचर के डर पर। जो पीछे हो चुका है उसमें आप खोए हुए हो, और आने वाले फ्यूचर के लिए आप परेशान हो रहे हो। इन दोनों के ही ऊपर भारी पड़ रहा है आपका इनर स्ट्रेंथ और कैरेक्टर। फ्यूचर या पास्ट के बजाय प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट। इट सजेस्ट दैट क्वालिटीज लाइक करेज, आज आपको क्या चाहिए? करेज चाहिए। आज आपको क्या चाहिए? कन्विक्शन चाहिए। जो भी चीज आप कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ करें, अपने पूरे दिल से, लगन के साथ करें। आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। आर व्हाट ट्रूली गाइड अस, यही चीजें हैं जो हमें एग्जैक्टली गाइड करती हैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को दूर करने में और अपनी जर्नी को शेप करने में। जो बात मैंने अभी बताई मैं बोल के निकल जाता, लेकिन जब मैंने इसको लिख करके दिखाया आपको यहां पर, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर सोचने का तरीका जो है एक है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है कॉपी के अंदर। तो आई होप आप इसको अब लिख लेंगे। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। अब इसमें और पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, देखो, इनसिग्निफिकेंस ऑफ ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड फियरिंग। अब आप पीछे का बता दीजिए कि कोई फायदा नहीं है कि आप पास्ट में घूम रहे हो या फ्यूचर में डरे हुए हो। क्यों? क्योंकि जैसे हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस होनी है वो रुक जाएगी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्जांपल कि डिस्पाइट फेसिंग सो मेनी फेलियर्स, लर्न फ्रॉम द सेटबैक्स एंड अपनी लाइफ में उन्होंने सक्सेस हासिल करी। पोखरण मिशन सक्सेसफुल हुआ, पहली बार में तो हुआ नहीं, पहली अटेम्प्ट में तो हुआ नहीं। फिर मॉरल पैरालिसिस इज अ वर्ड, ये की टर्म आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। मॉरल पैरालिसिस का मतलब ही ये है कि आप कभी कभी जो डिसीजन मेकिंग लेने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वहां आपकी मॉरल जो वैल्यूज हैं वो आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प ही ना कर पाए। इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस में हम डूब जाते हैं, पीछे के, पास्ट के या फिर फ्यूचर के डर में, कि हमारी मॉरल वैल्यूज हमें एथिकल डिसीजन लेने से ही रोक देती है। तो ये हो गया आपका पैरालिसिस, हो गया मॉरल पैरालिसिस। एग्जांपल रिचर्ड निक्सन का एग्जांपल है ऑब्सेशन विद हिज पास्ट पॉलिटिकल फेलियर्स कि अल्टीमेटली लेड टू द वाटरगेट स्कैंडल्स। अब ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यूएस कंट्री के एग्जांपल्स हैं। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जांपल पे वैसे ज्यादा फोकस करिए, ये मेरी एडवाइस है, बट यूनिक है। अगर आपको लग रहा है कि आप समझते हैं इन एग्जांपल्स को तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का एग्जांपल है फियरिंग हिज इनएबिलिटी टू compete आफ्टर हिज कैंसर डायग्नोसिस रिजॉर्टेड टू यूजिंग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। अब ये काम नहीं करना चाहिए था ना, ये तो गलत काम हो गया भाई। आपको कैंसर का डायग्नोसिस हो गया, आप फियर करके आप हार जाओगे, तो क्या किया आपने? अनएथिकल मींस को यूज कर दिया। अब ये जस्टिफाइड नहीं है। फिर स्टैग्नेशन, अगर आप कभी बढ़ोगे ही नहीं अपनी पास्ट की प्रॉब्लम से आगे तो अटक जाओगे ना लाइफ में, अटक गए। फिर सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को बुद्धू बनाते रहोगे। जब आप फ्यूचर से डरते रहोगे, डिसीजन लोगे नहीं, तो अपने आप को क्या, फॉल्स प्राइड में जीते रहोगे। विजय माल्या का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है यहाँ। मतलब पता है कंपनी लॉस में जा रही है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, अपनी सेल्फ प्राइड में चल रहे हैं। आगे जाके पता लगा कि भैया कितना बड़ा जो है नुकसान हो गया, फिर जो है कंट्री से भागना पड़ गया, फिर कंट्री से वापस दूसरी कंट्री से बुला लिया। लास्ट पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ दी प्रेजेंट ड्यूटीज, आज में हो गई नहीं ना, आप वापस से यहीं आ रहा हूं मैं, आपका प्रेजेंट में तो आप हो ही नहीं,
तो आज की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज हैं, उसे भी आप फेस नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा इस कोटेशन को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करें कहीं ना कहीं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे पीवी सिंधु का एग्जाम्पल है, ये बिलीव इन अ ट्रेनिंग, तो फाइनली वो जीती, ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। रतन टाटा जी का एग्जाम्पल है, टाटा नैनो कार्स को सक्सेसफुल बनाया उन्होंने, वैल्यूइंग द सेफ्टी ओवर प्रॉफिट, और कार को एक्सेसिबल भी बनाया लोगों के लिए। क्लियर, वो सपना दिखाया लोगों के लिए, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कार खरीद सके। फिर विराट कोहली का एग्जाम्पल है, भाई कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर बहुत है, और ये सेल्फ कंट्रोल उनकी लाइफस्टाइल में भी दिखता है, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये मार्क करता है कि वो एक्सेलेंस जो क्रिकेट में परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो रीच करी। फिर कैलाश सत्यार्थी जी का एग्जांपल, कंपैशनेट एक्टिविज्म अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, तो इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल पीस प्राइज। ये एग्जांपल्स बताते हैं, आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा कि फायदे क्या है। यहां तो आपने बता दिया इनसिग्निफिकेंट रोल क्या है, फिर आप फायदे वाला जो पॉइंट है उस पर एग्जाम्पल जब देना चाहेंगे तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अब दोबारा से क्वेश्चन दिखाता हूं। पहली बार देख करके क्वेश्चन को डर लगता है कि लिखे क्या, लेकिन जब इतना डिस्कशन हो गया तो अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका आया सामने तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने PYQs को रेफर करिए और अपनी जो आंसर राइटिंग है उसे करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके भी हमें आगे के क्वेश्चंस में क्या करना है ये समझ में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी बट अ प्रैक्टिस दैट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। यहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि इंट्रो में आप प्रॉपर्टी को जरूर डिफाइन करें, इसको आप जरूर डिफाइन करें कि प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां से आप शुरू करें, बड़ा अच्छा सिंपल तरीका रहेगा शुरू करने का। प्रॉपर्टी में आप कह सकते हो कि भाई पर्सन के अंदर इंटेग्रिटी तो है, लेकिन वहीं पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, और पर्सन के अंदर डिसेंसी भी है, और विजडम भी है। और इसका कंटेक्स्ट जो होता है वो कंटेक्स्ट आपका पब्लिक लाइफ के रिस्पेक्ट में, आपके सिलेबस में पब्लिक लाइफ के कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है। तो पब्लिक लाइफ में जब कोई पर्सन इंटेग्रिटी, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसेंसी और विजडम को शो करता है तो हम कह सकते हैं उस पर्सन के अंदर इंटेग्रिटी है। तो प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी बट अ प्रैक्टिस दैट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट। ये अगर होगा तो क्या पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या सिर्फ ये एक पॉलिसी है या ये एक जीने का तरीका भी है, पब्लिक लाइफ में प्रैक्टिस भी है? बिल्कुल है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रॉपर्टी एज अ प्रैक्टिस इन बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। तो मैं तो इसमें बहुत सिंपल एक डायग्राम बना देता हूं, आप आराम से इन पॉइंट्स को, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, आप डेफिनेटली आराम से इन पॉइंट्स को उठा करके अपने पॉइंट्स बना लीजिएगा और इस पर एग्जांपल दे दीजिएगा। जैसे कि भाई प्रॉपर्टी अगर गवर्नेंस में है तो पर्सन के अंदर इंटेग्रिटी होगी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इससे पब्लिक ट्रस्ट बनेगा क्योंकि वो पर्सन अकाउंटेबल भी होगा, वो पर्सन अडेप्टेबल भी होगा, वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में भी बिलीव करेगा, इससे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन सिस्टम भी आएगी। राइट, फिर रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, आप कह सकते हो रूल बेस्ड गवर्नेंस होगी, कंसेंसस ओरिएंटेड होगा, और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। मैंने तो लिमिटेड पॉइंट्स बनाए हैं लेकिन आपका आंसर हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं लेकिन आप कम से कम इतने पॉइंट्स को भी अगर बना देते हैं आपका डन है आंसर। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। एग्जांपल पीछे के भी जो IAS IPS ऑफिसर्स के एग्जांपल्स हैं
यू कैन लुक इनटू दोज एग्जांपल्स। आई हैव आल्सो गिवन यू द थ्योरी कि आप कहाँ से एग्जांपल्स आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस आईपीएस ऑफिसर्स के जो एग्जांपल्स हैं, आपके जो सिविल सर्विसेज डे पे अवार्ड्स वगैरह मिले, वहाँ से उठाइए, नए एग्जांपल्स उठाइए। वैक्सीन के रिस्पेक्ट में वैक्सीन प्रोग्राम, जैसे एम आरती जी का एग्जाम्पल है, जो हर घर जल का जो एग्जाम्पल है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर, सो मेनी एग्जाम्पल। ऋतु महेश्वरी जी का एग्जाम्पल है। ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेट जो अभी ऑलरेडी वर्किंग है और कहीं ना कहीं उन्हें अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर से, रेफर टू दोस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब केस स्टडी वाला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। केस स्टडी में क्या है कि इट इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन। मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन है जो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। अब प्रोमिनेंट न्यूज चैनल की बात हो रही है यहाँ पर, और उस पर इल्जाम लग रहे हैं, एक्यूजेशंस लग रहे हैं ऑफ पेड मीडिया के इन्फ्लुएंस। अब पेड मीडिया का इन्फ्लुएंस का लग रहा है इस पर इल्जाम। सेलेक्टिव न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है भाई, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है ना। नेशनल प्रोटेस्ट हो गया इस चक्कर में। ड्यूरिंग द नेशनल प्रोटेस्ट, एक नेशनल प्रोटेस्ट जो चल रहा था उस पर जो रिपोर्टिंग हुई है वो बायस्ड हो गई है। न्यूज चैनल एयर्ड अ फुटेज शोइंग वायलेंस बाय द पर्टिकुलर ग्रुप। अब कुछ लोग तो वायलेंस कर रहे थे, उसकी वीडियो तो दिखा दी, लेकिन बहुत सारे लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हटा दिया, लीडिंग टू द पब्लिक परसेप्शन दैट वाज स्क्यूड। इसकी वजह से पब्लिक का जो एक परसेप्शन बना उस मीडिया को लेकर के, वो गलत बन गया। दिस सेलेक्टिव कवरेज अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स। अब लोग क्या कह रहे हैं भाई, ये तो पॉलिटिकल फिगर्स के साथ जो है कहीं ना कहीं नेक्सस है, कॉर्पोरेट के साथ नेक्सस है। एज दिस बिकेम एविडेंट पब्लिक आउटरेज ग्रू, और इस पे पब्लिक और भड़क गई, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उसको अकाउंटेबल भी ठहराया, हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिसॉर्टिंग इंफॉर्मेशन। गलत तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को दिया, न्यूज को कवर किया, विच दे बिलीव्ड फ्यूल्ड सोसाइटल डिवीजन, और इसकी वजह से सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो गया। केस स्टडी छोटी नहीं आती है, लंबी आती है अच्छी खासी। आगे कहानी देखो। अब ऐसे में कहानी यहां से शुरू होती है। मिस्टर आर्यन कपूर, मिस्टर आर्यन कपूर, इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन है चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज चैनल। मिस्टर आर्यन कपूर की खबर है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज चैनल है, फाउंड हिमसेल्फ इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, यही बीच में फंसे हुए हैं इस पूरे मुद्दे के। रेपुटेशन ऑफ द मीडिया हाउसेस कम अंडर क्वेश्चन, उनकी रेपुटेशन भी खतरे में है। आर्यन फेसेस द डिफिकल्ट टास्क ऑफ बैलेंसिंग, अब एक तरफ बैलेंस करना है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को और दूसरी तरफ मेंटेन करना है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद स्पॉन्सर्स ऑल्सो, है ना। साथ ही साथ यहां पर जो है एड्रेस करना है जो उन पर इल्जाम लगे हैं, उनके चैनल पर इल्जाम लगे हैं कि अनएथिकल जर्नलिज्म हुआ है। इस सब कुछ को बैलेंस करना है उनको। इंटरनली ही ऑल्सो फेसेस प्रेशर, इंटरनल लेवल पर भी प्रेशर है उनके ऊपर। क्या प्रेशर है? फ्रॉम दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को मैनेज करो, आप प्रॉब्लम में हो, आप जो है चीफ है एडिटर, तो आप मैनेज करें सिचुएशन को इन अ वे दैट डज नॉट डैमेज देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इस पे नुकसान भी नहीं होना चाहिए, टीआरपी भी नहीं जानी चाहिए, और अपसेट देयर इन्फ्लुएंशियल पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स, उनको भी नाराजगी नहीं चाहिए। The fallout from this event could affect adversing revenues, revenues नीचे जा सकते हैं, व्यूअरशिप नीचे जा सकती है, लोगों का ट्रस्ट तो टूट ही सकता है पूरी तरीके से और टूटने की कगार पे भी है, with long term implications for its market position चैनल की। ठीक है, ये सारी चीजों के साथ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू नेविगेट दिस क्राइसिस आर्यन मस्ट मेक अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। शुड ही इशू अ पब्लिक अपॉलॉजी, क्या वो पब्लिक अपॉलॉजी कर दें? करेक्ट दी कवरेज बाय दी एयरिंग अनबायस्ड फुटेज, क्या वो ये करें, क्या वो ये करें? और होल्ड इंटरनल स्टाफ अकाउंटेबल, क्या वो ये करें फॉर देयर एक्शन? ईच ऑप्शन कैरीज द रिस्क फर्दर इरोडिंग द पब्लिक ट्रस्ट, स्ट्रेनिंग द कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स, डैमेजिंग द स्टाफ मोरल, ये सब कुछ पॉसिबल है। बियॉन्ड द इमीडिएट क्राइसिस, Aryan also needs to reflect on the larger ethical responsibility of media in बेसिकली प्रोवाइडिंग द बैलेंस एंड ट्रूथफुल रिपोर्टिंग। जिसे हम कह सकते हैं मीडिया के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई अल्टीमेटली कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम करें। दिस इंसिडेंट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्यन टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी, चैनल की क्रेडिबिलिटी, बट इट ऑल्सो हाईलाइट्स द चैलेंजिंग द मीडिया फेस इन द मॉडर्न एरा
ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूज कंटेंट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है और लोगों का जो विश्वास है वो टूटता है। इस बात को भी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो आपके क्वेश्चन है, व्हाट एथिकल चैलेंजेस डस मिस्टर आर्यन कपूर फेस in balancing the journalistic integrity with corporate pressure from advertisers and political figures? क्या ethical challenges मिस्टर आर्यन फेस कर रहे हैं? दूसरा है, in what ways can आर्यन address the public outrage without damaging the media house's credibility? उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तीसरा है, what long term measures can be introduced to prevent the paid media influence? फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो, इस पहले क्वेश्चन का आंसर तो केस स्टडी में ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट्स है ना, चैलेंजेस वो क्या फेस कर रहे हैं, तो इनके वो चैलेंजेस ऑलरेडी इन्होंने यहां लिख दिए हैं। ये रहा, ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ कैसे बैलेंस करें, मेंटेनिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप स्पॉन्सर्स के साथ कैसे करें, क्या ये पर्टिकुलर जो इंटरनली जो प्रेशर फेस कर रहे हैं ये भी उनका एक चैलेंज है, ये इस तरीके। और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्ड आएगा इसमें, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का भी चैनल, इंटेग्रिटी का भी चैलेंज है, कोड ऑफ कंडक्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप एक काम करिए, आप इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा लिखिए जिसमें आप थीम को जरूर टच करें। पहली लाइन में आपको थीम को टच करना चाहिए कि ये केस स्टडी किस बारे में है। ये केस स्टडी इस बारे में है कि जर्नलिज्म एथिकल होना चाहिए, एथिकल अनएथिकल जर्नलिज्म को एक प्रॉब्लम को शोकेस करता है, कॉर्पोरेट की और पॉलिटिकल फिगर्स के इन्फ्लुएंस ऑन दी मीडिया हाउस को शो करता है। आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि दैट मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो इस डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को बचा करके रखता है। इस तरीके की लाइनें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों में लिख सकते हैं। बाकी मिस्टर आर्यन क्या महसूस कर रहे हैं, जर्नलिज्म इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। और एक तरफ अगर आपसे डायलेमा पूछ लिया जाता तो वर्सेस करके आप कॉर्पोरेट प्रेशर लिख देते हैं, आप कॉर्पोरेट प्रेशर। ठीक है, मिस्टर जो आर्यन कपूर है वो एंश्योर यहां प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, एथिकल चैलेंज जो महसूस कर रहे हैं वो है ट्रूथफुलनेस का। वो जो यहां पर एक प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक चैलेंज है जो फेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये बात ये भी शो कर सकते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक इशू है, कि क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सब एथिकल चैलेंजेस और जो 2 पॉइंट मैंने पीछे बताया अपना पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वेज कैन आरएन एड्रेस द पब्लिक आउटरीच विदाउट डैमेजिंग द मीडिया। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो पब्लिक अपॉलॉजी को अपने सेंसिटिव वर्डिंग के साथ, सेंसिटिव वर्डिंग के साथ वो इस पूरे के पूरे केस में पब्लिक के साथ एक अपॉलॉजी शो करें कि अगर पब्लिक को ऐसा महसूस हुआ है तो भाई हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो ये भी बताएं कि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और अगर पॉसिबल हो सके, इफ पॉसिबल की बात है, अगर पॉसिबल हो सके तो फुल कवरेज को वो दोबारा दिखा सकते हैं, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू हुई थी कि हाफ वीडियो कट गई, हाफ नहीं दिखा पाए वो। अब वो जानबूझ के हुआ या कैसे भी हुआ, एक्यूजिशन है ना, कन्विक्टेड तो हो नहीं गए, तो उस एक्यूजिशन में वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक को कह सकते हैं हम अब पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। उसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ वायलेंट है, तो वो दोनों ही कवरेज को, वीडियोस को, फुटेज को वो दिखा दे। इससे पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा कि हाँ भाई ये अनजाने में हुआ, ये जानबूझ करके नहीं हुआ है। साथ ही साथ वो आपको ट्रांसपेरेंट, अगर वो चाहें तो 2 पॉइंट तो मैंने बताई थी, तीसरा पॉइंट अगर वो चाहें तो इंटरनल रिव्यू करा सकते हैं जो पर्टिकुलर जो इशू है। इससे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका ट्रस्ट बनेगा, इससे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, और पब्लिक के ट्रस्ट के लिए वो चाहें तो थर्ड पार्टी रिव्यू भी कराया जा सकता है।
इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा, इंटरनल रिव्यू से जो स्पॉन्सर्स हैं उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम आते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन जो है कि भाई व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म मेजर्स, तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म मेजर्स का तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अनबायस्ड रिपोर्टिंग हो, और ये जो अनबायस्ड रिपोर्टिंग है इसको इंटीग्रिटी के साथ, देखिए क्वेश्चन में फोकस करिए वैल्यूज के ऊपर भी, इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ अनबायस्ड रिपोर्टिंग हो। इनफैक्ट अगर उनको लग रहा है कि स्टाफ मेंबर्स के जो है रिपोर्टिंग में गड़बड़ी थी क्योंकि वो गलती से होता है, इन दैट केस इंश्योर करना चाहिए कि पूरे स्टाफ की क्या हो, एथिकल ट्रेनिंग हो, और इश्यूज क्योंकि बर्निंग इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो जरूरी है कि सेंसिटाइजेशन भी जरूरी है, क्योंकि मीडिया जब हमेशा ही प्रॉब्लम रिपोर्ट करता रहेगा तो वो शायद इनसेंसिटिव हो जाए। तो यहां पर सेंसिटाइजेशन भी अपने ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का टाइम में कह सकते हैं, या स्टाफ की जो है सेंसिटिविटी को भी एनहेंस करने की जरूरत है। फिर बहुत जरूरत है कि यहां पर ट्रुथ, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, कोड ऑफ एथिक्स जो मीडिया के हैं, इन सारी चीजों को वो फ्यूचर में ध्यान रखें, वैल्यूज और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। फिर जो पॉइंट मैंने यहां लिखा था इसे आप रिपीट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर इन केस आ जाती हैं तो फिर हम थर्ड पार्टी ओवरव्यू का क्लॉज रख सकते हैं। जो आपने अभी किया है उसको आप लॉन्ग टर्म में भी एज अ मेजर बना सकते हो। तो जनरल आपका क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें और लिखनी नहीं है, सिंपल चलना है। देखिए केस स्टडी में ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन में सेंट्रल थीम को आप जरूर बताएं। अब सेंट्रल थीम बताने के बाद पर्सन क्या एथिकल डायलेमा फेस कर रहा है वो लिख सकते हैं। हमने आपको ऑलरेडी इसमें यूपीएससी ने क्या, यूपीएससी का अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चीजें लिख दी हैं यहां पर पर्टिकुलरली, कि वो ये करें, वो ये करें, वो ये करें, बहुत आधी से आधी चीजें लिख दी हैं। तो इसमें स्कोप कम रह जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो मैं कहूंगा आपसे कि आप एक सेंट्रल थीम ऑफ द इंट्रोडक्शन, सेंट्रल थीम बताने के बाद आप इंश्योर करें कि आप एक पर्सन जो एथिकल डायलेमा फेस कर रहा है वो बताएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स अप्रोच पे भी जाते हैं, लेकिन मैं एक बता दूं आपको सच स्टेक होल्डर जब तक ना पूछे हो अगर आप लिख रहे हैं तो उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम चला जाता है। केस स्टडी में आप ऑलरेडी देखिए, आपने क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, इनको आंसर करना है आपको, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं एज्यूम करूंगा ये 5 नंबर के ये हो गए, 2.5 नंबर का, 2 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन, 2 नंबर का आपका कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन, बाकी मैटर करेगा, पॉइंट्स मैटर करेंगे। आपके पास स्कोप नहीं है ज्यादा स्टेक होल्डर्स यहां लिखने का, लेकिन अपने लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे लिए पॉइंट्स मुझे याद रहे तो ठीक है, यू कैन डू दैट। यहां पर मैं नहीं कहूंगा, एडवाइस करूंगा कि स्टेक होल्डर्स आए, माइंड में रख सकते हैं स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उनको देख करके आप मेरिट डिमेरिट बता सकते हैं। बाकी हमने क्या काम किया है, हमने स्टिक किया है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर, क्वेश्चन है उसका आंसर, क्वेश्चन है उसका आंसर। एंश्योर करिए कि क्वेश्चन ना छूटे। ज्यादा फैंसी करने के चक्कर में केस स्टडी में आप एक केस स्टडी छूट सकते हैं, पेपर छूट सकता है अगर आप बहुत ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश करोगे। स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे डिस्कशन के साथ आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम अपने पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आई हैव गिवन यू द इनसाइट कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सामने आए तो उन्हें लिखा जा सकता है। कीप राइटिंग। मैं फिर से बोलूंगा आपको, मैं जल्दी से आपको दिखा भी देता हूं, ये जो हमारा क्यूआर कोड है स्टूडेंट्स, आप इस क्यूआर कोड को रेफर करिए। ये क्यूआर कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये क्यूआर कोड आपका टेलीग्राम चैनल का है जो PW ओनली IAS प्रैक्टिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में है। आप मॉर्निंग में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख करके अटेम्प्ट करिए, अपना शाम तक अपना जितना भी टाइम आपको लगता है जल्दी से अटेम्प्ट करके अपनी आंसर शीट को सबमिट करिए। ये प्रैक्टिस बनाइए, तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। रेफर टू दिस, ऐसे और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपके आएंगे और ये आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। एक पूरी सीरीज है हमारी, तो फ्री आंसर राइटिंग जो सीरीज है, रेफर टू दिस स्टूडेंट्स, एंड गुड विशेस फ्रॉम माय एंड, good wishes from the team. Team has worked really hard in framing such questions and framing the model answers.
Good wishes to students. Keep writing, keep practicing. Thank you so much for watching this session.